8 फरवरी के बाद जिन्होंने मिट्टी पाने की कोशिश की थी, मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि वो मिट्टी खा ले। करना चाहिए कि वो अब नेल्सन मंडेला बनकर इस जेल से बाहर निकलने का फैसला करे, वो नेशनल रिकंसिलिएशन का एजेंडा लेकर पब्लिक में आए, वो मफाहमत का अलामत बन के इस वक्त दोबारा जो है वो अपनी सियासी जिंदगी के अंदर आए और उनका अवाम के अंदर वापसी जो है वो किसी के लिए खौफ या खतरे की अलामत ना हो। वजीरों ने पैकिंग शुरू कर दी है। ये आपने आज बयान दिया है कि वजीरों ने पैकिंग शुरू कर दी है, हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। अब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन नया इलेक्शन कमीशन बनेगा। ये कौन से वजीरों ने पैकिंग शुरू की? पहले ये देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कहा 40 दिन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि वाज़े तौर के ऊपर कि जा रही है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ काफ को रिक्वेस्ट की थी, तब से लोगों ने चीखना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब के असाब टूट गए। मैंने अर्ज़ किया था कि असाब नहीं टूट रहे बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये, जिसको CBM कहा जाता है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के असाब टूट रहे होते तो वो 2 हफ्तों में बादशाह सलामत से सीधा रिक्वेस्ट पे नहीं आते, और आज तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि ऐसा ही है। आज इमरान खान साहब कहते हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और फिर फेक खबरें चलने लगी कि इमरान खान साहब ने तनकीद करने से मना कर दिया, यानी कि फ़ौज पे तनकीद करने से मना की थी। हालांकि अभी तक ये एलामिया जो सर्कुलेट हो रहा है ये फेक है, क्योंकि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नहीं है, और फिर ये चलाया जा रहा है कि अब PTI का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन अगर ऐसा सच में भी हो गया ना तो भी मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि गलत ही क्या है भाई, पावर पॉलिटिक्स है, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। अभी इमरान खान साहब ने खुद ही बताया था कि न्यूट्रल जानवर होता है, और अब कह रहे हैं कि न्यूट्रल जानवर नहीं बल्कि गैर जानबदार होता है। अब अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, और अगर अब भी किसी को शक है कि ये CBM नहीं है, या अगर थोड़ा खुल के बोलूँ फेस सेविंग नहीं है, तो मेरा पैगाम उन लोगों के लिए यही है कि अपनी ख्वाहिशात से निकल आएँ और उसके बाद एनालिसिस करें और सामने देखें कि हो क्या रहा है। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 2/3 फैसला तस्लीम कर लिया है। अब रह गया है सिर्फ नेशनल असेंबली में, वो भी 41 लोग, वो भी हल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन को बता देगी कि करना क्या है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ हुकूमत को क्या पड़ी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुयस्सर बनाने के लिए कानून साजी करने लग गई है और बिल कमेटी को भिजवा दिया है। इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ये एक दिन में बिल उड़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जनाब बेसिक है कि पार्टी का नुमाइंदा है, ठीक है, लेकिन उसका भी अपना कोई राइट या हक है। मतलब ये क्या बात हुई कि एक बार अगर डिक्लेरेशन किसी पार्टी की जमा कर दी तो वो बेचारा चाहे भी तो वो पार्टी नहीं छोड़ सकता या डिक्लेरेशन दूसरी नहीं दे सकता? क्या बेवकूफ़ाना हरकत है, और वो भी उस वक्त जब एक 12 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्द अमल में किया गया है, तो फिर ज़रूरत क्या थी, और इतना भोंडा अमल करने की क्या ज़रूरत पैदा हो सकती है। लेकिन ये भी हर तरफ से गो अहेड के बाद ही हुआ है, क्योंकि इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानना नहीं है, फैसला तो मानेंगे, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। वजह पे आने से पहले ये जमात इस्लामी क्या चाह रही है? मतलब एक तरफ कहते हैं कि IPP से एग्रीमेंट ख़त्म करो, रिवाइज़ करो, व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। बिल सस्ते करने का कह रहे हैं 500 यूनिट वालों, वो भी इम्पॉसिबल। टैक्स ख़त्म करने का बोल रहे हैं, वो भी इम्पॉसिबल। और हर दिन गुजरते ही उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं और अपने एहतजाज का कैनवस भी बढ़ा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम ये धरना हर शहर में शुरू करेंगे। ये भी बता दिया कि पहले CM और गवर्नर हाउस के सामने, फिर गलियों और चौराहों में बैठ जाएंगे। कुछ समझ आ रहा है कि ये जमात इस्लामी क्या चाह रही है, स्पेशली उनके इस बयान के बाद जो फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट बनाना उन्होंने प्रेफर किया है रादर देन री इलेक्शंस। ऐसे बयान के बाद मुझे तो एटलीस्ट इस चीज़ में से खुशबू नहीं बल्कि बदबू आ रही है। आई विल एक्सप्लेन आखिर में। और ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द स्टेट पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान। खैर, तो इस वक्त तो समझ पूरे मुल्क की पॉलिसी नहीं आ रही, लेकिन बलूचिस्तान की तो अजीब ही पॉलिसी है। मतलब बलोच लोगों के हाथ में उनकी किस्मत देने में आपको मसला क्या है? अख्तर मैंगल, मालिक बलोच, बिजेंजो और अब ये मारंग, आपको इनमें से कोई पसंद क्यों नहीं आ रहा? ये आपको सिर्फ बुक्टी और अब्दुल कुद्दूस जैसे डमीज ही बलूचिस्तान में क्यों बिठाने हैं? मतलब सीरियसली, जब बलोच यकजहती काउंसिल वाले इस्लामाबाद आए थे एहतजाज करने, तो व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल यू 2 थिंग्स। पहली कि वो आपके मुल्क को तस्लीम करते हैं,
तभी तो इस्लामाबाद आए थे ना एहतजाज करने, वरना ये भी जाके पहाड़ों में बैठ जाते। सेकेंडली, अब जब वो एक पॉलिटिकल मोमेंटम बना चुकी हैं, आई मीन उनकी लैंग्वेज सख्त होगी। जाहिर है उनके ऊपर एक प्रेशर है, एक जुल्म है, तो लैंग्वेज तो सख्त होगी, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम बलूचिस्तान में एक पॉपुलर पॉलिटिकल वॉइस तो उभर रहा है, जिसको आपने एम्ब्रेस करना है और यूज़ करना है बलूचिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ। लेकिन नहीं, आपको इस मोमेंटम को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके क्रश करना है, विच इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इस वक्त ये फैसले किस एंगल से लिए जा रहे हैं, जिस पॉलिटिकल फिगर को एम्ब्रेस करके इस्तेमाल करना चाहिए, उसको आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हो, और जो टेररिज्म की नहज पे आए हुए हैं उनको आप अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। वही टीएलपी वाले काजी फायद ईसा साहब के पीछे ही पड़ गए हैं, और अब तो नेशनल असेंबली में भी आवाज़ें लगना शुरू हो गई कि फ़ैसला गलत है। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, दोनों ही एक पेज पे नज़र आए। लेकिन ये अचानक से इशू क्यों उठ गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा जिन्होंने ये सर कलम करने की फतवा दी थी? 7 दिन का फिजिकल रिमांड तो दे दिया है भाईजान का, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस वक्त इस चीज़ का शोर क्यों उठाया जा रहा है। वैसे हाल ही में टीएलपी का धरना जो ख़त्म हुआ था, उसमें हुकूमती ओहदेदारों ने कुछ अंडरस्टैंडिंग के तहत टीएलपी से धरना ख़त्म करवाया था। इस सूरत हाल के बाद सवाल तो उठता है ना कि क्या अंडरस्टैंडिंग की थी? बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। मैं कब से बोल रहा हूँ कि मईशत संभाली नहीं जाएगी जब तक आप कुछ बड़े और मकबूल या गैर मकबूल फैसले नहीं लेते। मिसाल IPPs के खिलाफ मुहिम चली, और चलाई किसने? एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने, चाहे वो प्रीवियस केयर टेकर सेटअप के नुमाइंदे हो, MQM हो, JI हो, और दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर हो या एनर्जी मिनिस्टर, दोनों आगे बोल रहे हैं कि IPPs के मुआहदे में कोई नज़रसानी नहीं हो सकती। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि नीयत ही नहीं है, तो फिर ये शोछा छोड़ने का क्या तुक बनता है? मतलब IPPs के मालिकान में से अगर आप नाम देखें तो मियां मंशा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर दोनों कैबिनेट में रह चुके हैं इमरान खान के, और सबसे बड़ी बात हमजा शहबाज का नाम भी IPPs के मालिकान में है। देखें, फैसला ठीक है, नीयत तो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर 1 मुमकिन ही नहीं, और सेकेंडली इस गवर्नमेंट या इस सिस्टम के अंदर इतनी पॉपुलर सपोर्ट ही नहीं कि मंशा जैसे लोगों को थोड़ा हिला सके। और मेरा ये शक भी सही साबित हो रहा है कि IMF आपसे एग्रीमेंट नहीं कर रहा, अब भूल जाए नवंबर तक, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान से बोला है कि $27 बिलियन का जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर वो रीस्केड्यूल कराओ 3 से 5 साल तक, तब जाकर IMF का लोन मिलेगा, वो भी सिर्फ $7 बिलियन का। ये तो LOL हो गया हमारे साथ। अब $27 बिलियन का लोन चाइना और सऊदी अरब का है। चाइना आपसे खफा है, सऊदिया अमेरिका की चू के अलावा कुछ नहीं करते, और अभी आपके ताल्लुकात अमेरिका के साथ ना होने के बराबर है। एक तरफ वो डोनाल्ड लू $10 करोड़ का जो इनाम का ऐलान करके गए थे, लेकिन जनाब नौमन तेल उतरेगा और राधा नाचेगी। ये फॉरेन एड का जो बिल है ये कांग्रेस से अप्रूव होता है, तो फिर सऊदी अरबिया हो या UAE, मेरा ये कंफर्म मानना है कि वो भी जब तक अमेरिका से क्लियर सिग्नल नहीं आएगा तब तक कोई मूव नहीं करेंगे। अमेरिका इस वक्त कोई मूव नहीं करेगा जब तक अमेरिकन इलेक्शंस नहीं हो जाते, और इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो सिचुएशन बिल्कुल ही ब्लीक है, क्योंकि ट्रंप जीता या कमला, दोनों ही पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। तो इसका मतलब, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम ऐसी जगह एंटर हो रहे हैं जहां वी हैव टू हैव अ पॉपुलर फेस लीडिंग अस, अदरवाइज हम बिल्कुल इंटरनेशनली इररेलेवेंट या आइसोलेट हो जाएंगे। नाउ लेट्स गो बैक टू द बिगनिंग। इमरान खान साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू कर दिए हैं, विच इज़ गुड, बट देयर इज अ कैच। सपोज कि अगर टॉक्स हो रहे हैं तो टॉक्स किन पॉइंट्स पे अटके हुए होंगे? वन दैट कि मुझे निकालो, केसेस खत्म करो, पार्टी को सर्वाइव करने दो। सेकेंडली री इलेक्शंस, चले केसेस से तो खान साहब फारिग हो जाएंगे, पार्टी भी फारिग हो जाएगी, विच इज़ नॉट अ बिग डील। डील इज री इलेक्शंस। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि री इलेक्शंस जब होंगे तो जाहिर है शक्लें भी तब्दील करनी होंगी, चाहे अपने इर्द गिर्द हो या इलेक्शन कमीशन में। मेरे नज़दीक ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम आएगी कि अगर इमरान खान को इस पॉपुलैरिटी के साथ मैदान में उतारा गया तो मसला बन जाएगा। अब इसका तोड़ करना ज़रूरी है या तोड़ ढूंढना ज़रूरी है।
क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब कितनी भी यकीन दहानी करवा दें, उन पे यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि एक बार मिसट्रस्ट हो चुका है। मसला यही है कि अगर हैवी मैंडेट के साथ वापस आ गए इमरान खान तो मसला बन जाएगा। यहाँ पे अब 3 चॉइसेस, वैसे तो 4 चॉइसेस हैं, लेकिन मार्शल लॉ इस वक्त इतना ही नुकसान देगी मुल्क को जितना शायद इमरान खान साहब के वापस आने पे भी ना हो। तो फिर बाकी 3 ऑप्शंस कौन से हैं? बाकी 3 ऑप्शंस हैं कि नंबर 1, जो जमात इस्लामी अपनी एक डिमांड रख के बैठी है कि फॉर्म 45 के तहत गवर्नमेंट बनाया जाए, जो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के सामने रखा भी गया होगा कि गवर्नमेंट ले आते हैं आपकी, वैसे भी ट्रिब्यूनल्स इस चीज़ को उड़ा ही देंगी अगर थोड़ा भी उनको काम करने का मौका मिला, क्योंकि अभी तो इस्लामाबाद की ट्रिब्यूनल्स में प्रोटेक्शन या ट्रिब्यूनल्स को प्रोटेक्शन या ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ प्रोटेक्शन जस्टिस आमिर फारूक दे के बैठे हैं। वही जो फैसला महफूज किया हुआ है, लेकिन फैसला कब देंगे भी या नहीं कुछ नहीं पता। अभी उनके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहुंच गई है और आज तो इमरान खान साहब ने खुद मीडिया के सामने दरख्वास्त की है कि मेरे केसेस जस्टिस आमिर फारूक साहब ना सुने। अब देखते हैं कि वो फैसला किसके हक में देते हैं, डर जाते हैं कि नहीं डरते हैं, किधर से डरते हैं, ये भी सवाल है। और लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स पे काजी फायद ईसा जो कि चीफ जस्टिस साहब हैं, वो प्रोटेक्शन दिए बैठे हैं। काजी साहब कितनी भी प्रोटेक्शन दे दें, उनको रिटायर होने से तो अब गवर्नमेंट नहीं बचा सकती, बल्कि इस जजमेंट में उल्टा नेशनल असेंबली में काजी फायद ईसा पे भी भड़क पड़े गवर्नमेंट वाले लोग। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने तो उन्हीं ट्रिब्यूनल्स को कंटिन्यू रखने का कहा है जो पहले से बनी है, लेकिन उनका काम भी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ वाले फैसले में। हाँ, तो एक ऑप्शन तो ये है जो कि मेरे नज़दीक बहुत बड़ी गलती होगी अगर पीटीआई इस वक्त फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट बना लेती है। और पता नहीं ये खान साहब इस बयान के बाद जिसमें वो कह रहे हैं कि जेआई के धरने की हिमायत कर रहे हैं और अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के धरने में शिरकत करें जाकर, इससे मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद खान साहब इस चीज़ पे राज़ी हो जाए, लेकिन दिस विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, स्पेशली क्योंकि इस सिस्टम के तहत इसकी कोई गारंटी नहीं कि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट बना दी जाएगी या नहीं। दूसरा ऑप्शन री इलेक्शन करवाओ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि री इलेक्शन में सबसे बड़ा डर पीटीआई के मैंडेट से होगा, तो फिर कोशिश होगी कि किसी तरीके से पीटीआई की पॉपुलैरिटी को थोड़ा डेंट दिया जाए। और इसी वजह से जमात इस्लामी की डिमांड भी आए दिन बढ़ती जा रही है और वो हर शहर में भी अब धरने वाली बात कर रहे हैं, और उससे ज़ाहिर कन्फर्म हो रहा है कि जमात इस्लामी हैज़ सम हैंड्स बिहाइंड इट। और अब ये टीएलपी ये सब एक माहौल बनाने की कोशिश है ताकि अगर री इलेक्शन का बने भी तो रीज़न कोई और बताया जाए ना कि पीटीआई। लेकिन क्या लोग मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको पता है कि री इलेक्शन का फोर्स जमात इस्लामी का एहतजाज, मारंग बलोच के हालात ख़राब करना या टीएलपी को दी गई चाबी नहीं है, लेकिन पीटीआई की रेजिस्टेंस है। और आप री इलेक्शंस में जाने से पहले तबादले तो करें। जिस दिन आप तबादले करेंगे उस दिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीटीआई की कितनी बड़ी जीत है ये, चाहे लोग कितना भी बोल लें। अच्छा, अगर ये भी नहीं तो फिर क्या? फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 3-4 महीने लेके जमात इस्लामी या अवाम पाकिस्तान या कोई और पार्टी को ऊपर लाया जाए ताकि कुछ ऑप्शंस हों पीटीआई के अलावा, लेकिन उसके लिए टाइम है। और क्या उसके लिए जमात इस्लामी या कोई भी दूसरी पार्टी इतना बड़ा नैरेटिव बना पाएगी? आई डोंट थिंक सो। मेरे नज़दीक इतना टाइम भी नहीं है। और ये बात गवर्नमेंट हो, एस्टैब्लिशमेंट हो या पीटीआई, तीनों को महसूस हो चुकी है। इसलिए पीटीआई जहां वो अपनी विक्ट्री तस्लीम कर सकती है, इमरान खान साहब और चौड़े हो सकते हैं, लेकिन लचक दिखा के अपने रास्ते खोल रहे हैं। गवर्नमेंट की पटके हाथ में आई हुई है, इसलिए अब पार्लियामेंट को सीधा सुप्रीम कोर्ट के टक्कर में लाने की तैयारी है ताकि चले कुछ तो फेस सेविंग मिल जाए इन पीएमएल और पीपल्स पार्टी को, और कोई तो बयानिया हो इनके पास बकवास करने के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट जो जमात इस्लामी के थ्रू 45 वाली बात फ्लोट करने के लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है ताकि इसी जमात इस्लामी को पीटीआई के कुछ मुकाबले में लाया जाए, क्योंकि नज़र तो सबको इस वक्त यही आ रहा है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है, चाहे वो एहतजाज ही क्यों ना हो, और जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाए बैठी है रोडों पे। हो सकता है यही चीज़ इमरान खान साहब ने भी महसूस की हो और जमात इस्लामी को ज्वाइन करने का बोला हो। तो जो प्लान उनका था वही प्लान अब इमरान खान साहब लेंगे जमात इस्लामी के थ्रू। एनीवेज इट सीम्स ऑड। प्लान्स कुछ भी हों, ये सिस्टम नहीं चलना। इसलिए मैंने शुरू में कहा
कि अब मिट्टी पाने की जगह मिट्टी खा लेनी चाहिए। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है, मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना?